हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मेंस क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ में आज हम सीरीज़ 13 के बारे में डिस्कस करेंगे। सीरीज़ 12 तक हम बहुत सारे क्वेश्चन जो है उनके आंसर सहित डिस्कस कर चुके हैं। सीरीज़ 13 में आज हम पेपर 2 इथिक्स नीति शास्त्र के कुछ क्वेश्चन जो है आंसर उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 15 वर्ड्स, 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही उनके डिटेल से आंसर किस तरह से लिखेंगे उन्हीं के बारे में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, एक प्रशासक में 100% वस्तुनिष्ठता क्यों वांछनीय है। एक जो लोक प्रशासक है, अपन एक प्रशासक बनेंगे तो उसमें 100% वस्तुनिष्ठता क्यों वांछनीय है, ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर किस तरह से लिखेंगे। एक प्रशासक एक व्यक्ति के रूप में सामाजिकरण से गुजरता है, तब वह अपनी सोच, विचार, परिवार, समाज, शिक्षक से सीखता है, जिसमें उसकी सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों अभिवृत्ति शामिल होती है। यदि प्रशासक में कम वस्तुनिष्ठता होगी तो ये अभिवृत्तियां सदैव उसके निर्णय को प्रभावित करेगी। दोबारा से देख लेते हैं, थोड़ा मतलब समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 15 वर्ड्स या 50 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। एक प्रशासक जो है एक व्यक्ति के रूप में क्या होता है, समाज में रहता है, तो समाज की जो प्रक्रिया है सामाजिकरण, उससे उसको गुजरना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, उसकी अपनी सोच विचार उसका है, प्लस में उसके परिवार के साथ रहता है, समाज है, शिक्षक है, उनसे बहुत कुछ सीखता है और उनकी बातों का प्रभाव भी उस पर पड़ता है। लेकिन उसकी अभिवृत्ति में क्या होता है, कुछ बातें सकारात्मक होती है तो कुछ नकारात्मक भी हो सकती है। दोनों टाइप की उसकी अभिवृत्ति जो है वो हो सकती है। तो उसी को देखते हुए अगर उसमें कम वस्तुनिष्ठता होगी तो अभिवृत्तियां जो है उसके निर्णय को प्रभावित करेगी। क्यों? अगर वो निर्णय जो है अपने परिवार के आधार पर लेता है तो निर्णय प्रभावित हो जाएगा। समाज को देखकर लेता है कि समाज क्या कहेगा, उसको देखकर वो निर्णय लेता है तो भी उसका जो निर्णय जो है वो प्रभावित हो जाएगा। तो इस तरह से जो है उसमें 100% वस्तुनिष्ठता होना जरूरी है एक प्रशासक में। दूसरा प्रश्न है, प्रशासन में नैतिकता के पतन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। प्रशासन में नैतिकता है उसका पतन जो है वो किस तरह से हो रहा है, उसमें उत्तरदायी कारक कौन कौन से हो सकते हैं, इसके बारे में बताइए। तो ये जो है वो 50 वर्ड्स में, मेरे हिसाब से ये 50 वर्ड्स में यानी 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देख लेते हैं। वैसे तो अगर आप 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे तो 2 नंबर उसको शॉर्ट करने में बहुत ईजी रहता है। 2 नंबर वाले को थोड़ा 5 नंबर में लिखने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है, लेकिन 5 नंबर वाले को 2 नंबर में लिखना आसानी होती है, क्योंकि उसको पॉइंट्स को शॉर्ट ही करना होता है। लेकिन अगर 2 नंबर वाले में भी आपको नॉलेज अच्छा है तो आप उसको 5 नंबर में बनाकर आराम से लिख सकते हैं। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। नैतिकता के पतन के कारण सबसे पहला है भौतिकवाद का प्रसार। अभी क्या हो रहा है, मेटेरियलिस्टिक कल्चर जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसमें भौतिकवाद की ये भौतिक से संसाधन है उनका अधिक से अधिक दोहन करना शुरू हो गया है कि मेरे पास वो चीज़ है तो मेरे पास भी गाड़ी हो, एसी, कूलर, ये सब जो जितनी भी लग्जरी चीज़ें हैं वो सभी भौतिकवाद का जो है प्रचार करती है, प्रसार करती है। तो भौतिकवाद का प्रसार कहीं ना कहीं नैतिकता के पतन के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, क्रॉनिक कैपिटलिज्म। भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है, एक कड़ी की तरह जुड़ा हुआ है लाल फीताशाही कि जब आप पैसे देंगे तभी आपका काम होगा, इसके बिना आपका काम होगा ही नहीं। इसके अलावा क्रॉनिक कैपिटलिज्म, जो धनी लोग होते हैं उन्हीं का बोलबाला होना, तो वो सारा जो है वो अपनी जो जितनी भी पॉलिसी है अपने हित में करा लेना, ये सारा जो है वो नैतिकता के पतन के लिए उत्तरदायी है। उसमें नैतिकता, इथिक्स जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है, केवल सर्वोत्तम लाभ जो है वो कहीं ना कहीं आगे आ जाता है। इसके अलावा अब हम बात करें नेक्स्ट, पक्षधरता, कि एक का पक्ष लेना, अगर कोई रिलेटिव आ गया, कोई जानने पहचानने वाला आ गया तो उसका पक्ष लेना। राजनीतिक लिप्तता, संलग्नता, राजनीतिक जो होता है, राजनीतिक लोगों का संलग्नता होना, लिप्तता होना, उनके अकॉर्डिंग ही जो है नीतियां बनना, नीतियां में उन काम करना, तो नैतिकता इसमें भी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है। आर्थिक असमानता, संसाधनों का अवैज्ञानिक असमान वितरण, आर्थिक असमानता, अमीर जो है वो और अमीर हो रहे हैं, गरीब जो है गरीब हो रहे हैं, गरीबों को स्कीम का कई बार लाभ ही नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि जो बीच के जो अमीर लोग हैं वो आर्थिक असमानता को पैदा करते हैं, संसाधनों का अवैज्ञानिक तरीके से वितरण हो जाता है, जिससे असमान वितरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा नैतिक मूल्यों का पतन, नैतिक शिक्षा जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं दी जा रही है, जैसे नैतिक मूल्यों को बनते ही नहीं है, नैतिक मूल्य ही बनेंगे तो नैतिकता का पतन आराम से हो जाता है। तो नैतिक मूल्यों का पतन गिरता जा रहा है, सही गलत की पहचान ही जो है वो नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हम बात करें नियंत्रित प्रणाली,
कानून की कमियां, कुछ नियंत्रित प्रणाली भी कोई नहीं है कि स्ट्रिक्ट कुछ कानून हो, कानून में भी कुछ कमियां हैं जो कि अगर प्रशासन में कोई नैतिक रूप से गलत होता है तो उसके लिए दंड का कोई भी प्रावधान नहीं है, चाहे दंड ऐसा हो कि वो इजी में ही हो लेकिन दंड तो हो। अनुभवी प्रशासकों द्वारा नवीन प्रशासकों को उचित प्रशिक्षण तथा सहायता न करना। अब कोई अनुभवी प्रशासक होता है या कोई नवीन प्रशासक होता है तो दोनों के बीच में हमेशा टकराव की स्थिति बनती है। क्यों? क्योंकि अनुभवी प्रशासक जो है, जब नवीन प्रशासक कोई आता है तो उसको सपोर्ट नहीं करता है, उसको उचित ट्रेनिंग भी नहीं देता है, उसका उचित प्रशिक्षण करता, मार्गदर्शन भी नहीं करता, ना वो उसकी कोई हेल्प करता है। तो ये नैतिकता के पतन का कारण बनता है कि मैं क्यों हेल्प करूँ उसकी। बल्कि ऐसा होना क्या चाहिए कि जो भी अनुभवी प्रशासक है, कोई भी नवीन प्रशासक जब आता है तो उसकी उचित हेल्प करनी चाहिए, उसको उचित प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, उसको किसी भी चीज़ की नीड है, उचित जो ट्रेनिंग है उसको प्रॉपर तरीके से दी जानी चाहिए, जिससे क्या हो, वो पूरा जो है वो सीख पाएगा और अपना संस्थान जो भी है, जो भी संस्थान है उसमें अधिक से अधिकतम जो है वो वर्क कर पाएगा, पूरी कुशलता के साथ अपना वर्क कर पाएगा, अपनी क्षमताओं का, दक्षताओं का सर्वोत्तम उपयोग करके वो संस्थान को ऊंचाई तक ले जाएगा। तो इस तरह से जो है नैतिकता के पतन के लिए और भी कारण उत्तरदायी हो सकते हैं, आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स जो है मुझे ठीक लगे तो मैंने ये अपनी राइटिंग में लिखे हैं। राइटिंग थोड़ी समझ में कम आ रही है बट मैं वर्बली भी समझा रही हूँ, तो होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो आप नोट डाउन करके भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 100 वर्ड्स में क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में किन मूलभूत प्रशासनिक मूल्यों की अपेक्षा की जाती है, अर्थ सहित स्पष्ट करें। अब इसमें पूछा कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी है, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी है तो आप में किन मूलभूत प्रशासनिक मूल्यों की अपेक्षा की जाएगी, की जाएगी, तो उसको अर्थ सहित आप स्पष्ट करें। तो 100 वर्ड्स में क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली बन सकता है। अब ये जो मैं बताने जा रही हूँ सारे जो सत्यनिष्ठा, वस्तुनिष्ठा, ये आप रट लीजिए, लगभग 10 से 15 हैं, इनको आप रट लीजिए, इनका अर्थ रट लीजिए, प्लस में इनको पॉइंट वाइज रट लीजिए। ये हर कहीं ना कहीं अगर आपको कोई नैतिकता का कोई प्रश्न इस टाइप से पूछा, विशेषता बताइए, तो आप इनको कहीं ना कहीं भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी आंसर नहीं आ रहा है तो आप उनमें इन वर्ड्स को बनाकर भी आंसर लिख सकते हैं। तो इथिक्स में कम से कम आपको 2 में से 1 नंबर, आधा नंबर तो मिल ही जाएगा अगर आपको कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा है तो। अब हम बात करते हैं कि प्रशासनिक मूल्य कौन कौन से होते हैं। सत्यनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता, उत्तरदायित्व, लोक सेवा समर्पण, पारदर्शिता, जवाबदेही, सहानुभूति, परानुभूति, समानुभूति भी होता है एक, करुणा, दया, सहिष्णुता, दृढ़ता, अंतरात्मा की आवाज, ईमानदारी, निष्कपटता, खुलापन, इसके अलावा निस्वार्थता, प्रतिबद्धता, निष्कपटता, राजनीतिक निष्पक्षता, राजनीतिक असंलग्नता, इसके अलावा और नेतृत्व क्षमता, परानुभूति, समानुभूति और अंतरात्मा के बाद दया, करुणा, ये तो हम बात ही कर चुके हैं। तो ये सारे जो गुण होते हैं, ये सारे जो मूल्य हैं वो प्रशासनिक मूल्य है। अब ये सारे जब मूल्य आप लिख देंगे, ठीक है, तो इनके बारे में आप थोड़ा डिस्क्राइब भी करते जाइए कि क्या क्या होता है। जैसे हम बात करें सत्यनिष्ठा की, इंटीग्रिटी, इसको इंटीग्रिटी भी बोलते हैं, तो इसमें हो गया सत्य के लिए समर्पित, यानी इसका मतलब ये हो गया कि वह गुण जो व्यक्ति को सदैव सही आचरण करने के लिए या कार्यों को सैद्धांतिक रूप से सही करने के लिए प्रेरित करता है। नैतिकता के सिद्धांतों को क्या है, सही ढंग से करना ही क्या है, सत्यनिष्ठा है। जैसे हम बात करें कि जन सामान्य के हितों को क्या करना, निजी हितों से ऊपर रखना, ये भी एक सत्यनिष्ठता होती है। क्या करना चाहिए व क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों में जो है विभाजन ही सत्यनिष्ठा होता है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें वो सत्य के लिए समर्पित हो, जन सामान्य को हितों को सबसे ऊपर रखते हुए आप क्या करें, सत्य को पालन करते हुए कार्य को करें। अपना दायित्व और जिम्मेदारी जो भी है वो पूर्ण मतलब मनोयोग से जो है आप करें, यही क्या है, सत्यनिष्ठा है। दूसरा हम बात करें वस्तुनिष्ठता की। वस्तुनिष्ठता इस तरह से हो गई कि कोई भी कार्य जो है उसको आप प्रॉपर तरीके से करें, ठीक है, ये वस्तुनिष्ठता हो गई। और हम बात करें उत्तरदायित्व, अगर आपने कोई कार्य लिया है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ली है तो नैतिक बाध्यता इसमें होती है, शामिल होती है, तो उसको निष्पादन करने में आप जो है अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग लगा दें, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, पूर्ण मनोयोग से आप निस्वार्थ भाव से जब आप करते हैं कोई भी कार्य में तो वो उत्तरदायित्व बन जाता है। इसके अलावा आप जवाबदेहिता हो गई। जवाबदेहिता में क्या हो गया कि आप जो भी कार्य निष्पादन कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसकी जवाबदेहिता भी हो, कि आपकी जिम्मेदारी जो है साथ में उसकी जवाबदेहिता भी बढ़ जाती है। तो अगर आप उनको प्रॉपर तरीके से करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, जवाबदेहिता बन जाएगी। सहानुभूति,
सहानुभूति का मतलब हो गया कि दूसरों द्वारा महसूस की जा रही भावनाओं को पहचानना, दूसरों की नज़रों से यानी दुनिया को देखना। जैसे दूसरों के लिए क्या करना, करुणा और सहिष्णुता की भावना से आप कार्य करेंगे तो वो सहानुभूति हो जाती है। और परानुभूति में क्या होता है कि दूसरों की जो प्रति करुणा और जो दया करेंगे हम, उसको महसूस करते हुए क्या करेंगे, आपकी जो उस पर बीत रही है वो खुद पे भी अगर हम सोचेंगे तो हम परानुभूति का अनुभव जो है हम करेंगे। इसके अलावा पारदर्शिता हो, खुलापन भी हो, साथ में जवाबदेहिता भी हो तो पारदर्शिता बन जाती है। दृढ़ता हो, दृढ़ता का मतलब ये हो गया कि कठिन परिश्रम, धैर्य, सहनशीलता, प्रतिबद्धता के द्वारा अगर हम कठिन से कठिन कार्य कम करें तो ये प्रयत्नशील बन जाता है। इसको हम दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई भी कार्य करना, वो क्या हो गया हमारा दृढ़ता। इसके अलावा प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट, मतलब किसी कार्य को करने का आपने अगर ठान लिया है तो उसको करें ही। उस एक टाइम लिमिट जब आपने ले लिया उस काम को करने के लिए तो उस टाइम लिमिट पे रहकर आप काम करिए। चाहे कोई लक्ष्य प्राप्त करनी हो उसको दृढ़ता से प्राप्त करना, उसके लिए प्रयत्नशील भी रहना, ईमानदारी से, पूर्ण क्षमता से, निष्पक्षता से, ये सभी जो है नियमों का पालन करते हुए आप प्रतिबद्ध रूप से कार्य करें। इसके अलावा साहस पता ये करेज कि भय, डर और खतरों से सामना करते हुए आप ना कोई भी कार्य को अडिग रहते हुए करें तो ये भी साहस हो गया। ये सब चीज़ें जो है आप, निष्कपटता यानी कोई कपट, परिवार भी शामिल ना हो, इसके अलावा कोई भी कपट, बिना कपट रहते हुए आप कार्य करें तो हो गया। ईमानदारी, अपने कार्य के लिए ईमानदार रहें, प्रॉपर तरीके से जो है आप कार्य करें। सेवा भाव से कार्य करें, सेवा भाव का मतलब बिना किसी निस्वार्थ के, जनित के प्रति जो है आप प्रतिबद्ध रहें और कर्म को करते रहें। आई थिंक मैं स्पीड जो है वो मेरी थोड़ी फास्ट हो गई है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी समझाने के चक्कर में जो है ना स्पीड मेरी एकदम बढ़ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको डिस्क्राइब करके आप लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।